है इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 बजे की बड़ी खबरों का। तो रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की गरिमा, लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था और संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित और पूर्ण अभियान चला रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी मंचों पर भारत के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश होती है। देखिए, राहुल गांधी जी ने इस देश के मान और सम्मान, इस देश के लोकतंत्र और इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार तार करने का एक पूरी तरह से मुहिम चलाई है। विदेशी मंच पर जाकर हिंदुस्तान के बारे में अनर्गल बातें करना, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करना, और अब जनता द्वारा नकारे गए, विपक्ष द्वारा लगातार इस देश की जनता द्वारा चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनर्गल तरह से बर्ताव करना, ये इंतहा हो गई है। लोकसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसकी आचार संहिता, उसकी गरिमा का पालन करना और उसको बरकरार रखना, ये हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का और खासकर जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जो उस सदन के हिस्से हैं, उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी है। परंतु उसको तार तार किया गया। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर और लगातार लोकसभा की कार्यवाही पर बिना किसी बात के रोकथाम करने की विपक्ष के सांसदों ने जो कोशिश की है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर का पद गरिमा का पद है। स्पीकर के पद की एक अपनी अलग तरह का सम्मान है, उसको भी तार तार करने की कोशिश की गई। स्पीकर साहब के कक्ष में जाकर जो विपक्ष के सांसदों ने हरकतें की हैं, शायद दुनिया के किसी संसद में ऐसा दृश्य हमें देखने को नहीं मिला होगा। हमारी लोकसभा की बहुत गरिमापूर्ण इतिहास है। मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, उनका कपड़े का पहनने का आप अंदाज ही देखिए, कितना कैजुअल वो लोकसभा को ले रहे हैं। वो जिस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपत्तिजनक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फिर स्थापित होता है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता केवल भ्रष्टाचार और अपनी ऐशो आराम के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग करना चाहते हैं, लोकसभा का उपयोग करना चाहते हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास राजनीतिक समझ नहीं है। और ये बात सही है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लोकसभा में किसी सांसद के बर्ताव की गूंज पूरी दुनिया में फैलती है, और यदि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे तो राहुल जी, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने समूह ख और गा की भर्तियों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सदन में कहा कि इन भर्तियों में लगातार देरी, अनियमितता और पारदर्शिता की कमी सामने आ रही है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के वादे तो करती है, लेकिन हकीकत में भर्तियों को या तो रोका जा रहा है या फिर उन्हें उलझा कर रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार कब तक युवा सिर्फ नोटिफिकेशन और आश्वासनों का इंतजार करते रहेंगे। पद पे चाहे सीधी भर्ती हो चाहे प्रोन्नति हो, इसके सापेक्ष मैंने डेटा मांगा था कि आपके पास कितने रिक्त पद हैं, और जो रिक्त पद हैं उस पे आप नियुक्ति आप करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, कैसे करा है, उसकी डिटेल दें। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि आपके विभाग और आपके अधिकारियों ने भरकस प्रयास किया है कि एक एक मेरे पूछे गए सवाल का बड़ा डिटेल्ड जवाब दें।
लेकिन ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा डिटेल देने के चक्कर में आपने अपने विभाग की पोल और सरकार की अक्षमता को स्वयं खोल के रख दिया है। आपने जो डिटेल दी मुझे, उसमें समूह खा और गा में जो वैकेंसीज हैं, चाहे रिक्त पद, चाहे सीधी भर्ती की हो और चाहे प्रमोशंस की हो, मोर देन 50% वैकेंसीज अभी उपलब्ध है। और दूसरा, अगर समूह का की बात करें तो स्वीकृत पद के सापेक्ष जो संचालन सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, संवर्ग होता है किसी एक विभाग का, उसमें 100% पद खाली। और मेरा ये मानना है कि जब आप देखें सीधी भर्ती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रमोशंस। जब आपके पास नीचे ही पूरी बंजर खेती है तो आप फसल की उम्मीद कैसे करेंगे? जब आपके पास सीधी भर्ती में ही लोग नहीं हैं, 100% सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे योग्य लोगों को लेकर के प्रमोट करेंगे? और क्योंकि आपके पास संचालन के नाम पर एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आपका संपूर्ण विभाग चाहे आंकड़ों में हो और चाहे सड़कों पे हो, डग्गा मारी के बोझ के तले चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से मांगा कि यदि आप इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो वैकेंसीज है उसमें आप नियुक्तियां करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कब तक? तो जवाब आता है कि जी बिल्कुल करना चाहते हैं। आपने इस बात का जवाब दिया कि करना चाहते हैं, लेकिन कब तक को आपने अपनी लेखनी से घुमाने का काम कर दिया। आपने बताया किया जा चुका है, कर रहे हैं। अगर किया जा चुका है तो कब किया जा चुका है इसकी डिटेल टेबल करें, और अगर कर रहे हैं तो कब तक करेंगे इस बात की डिटेल करें। थैंक यू। मानिए देखिए, पूछ लीजिए बस। यदि इस समय सीमा जो आप निर्धारित कर रहे हैं उस तक भर्तियां और आरक्षण को लागू करते हुए ये भर्तियां नहीं होती हैं और उसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व संबंधित अधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इसका लिखित दस्तावेज तैयार है? यदि है तो टेबल करें, और यदि नहीं तो ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? इस सवाल पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। धर्मगुरुओं ने साफ कहा है कि वंदे मातरम एक देशभक्ति गीत है और इसका उद्देश्य मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, न कि किसी धर्म के खिलाफ जाना है। धर्मगुरुओं ने कहा कि इस्लाम किसी भी तरह से देशभक्ति या मातृभूमि के सम्मान के खिलाफ नहीं है। अगर वंदे मातरम को राष्ट्र के सम्मान और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो उस पर आपत्ति का कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म और राष्ट्रभक्ति को अलग अलग नजरिए से समझा जाना चाहिए। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त वो मामला ख़त्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। यानी इसकी
विश्वासार्हता को लेकर जो वो कह रहे हैं, आप भी उस बात से इत्तेफाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल उस बात जो 28 के अंदर 28 जनवरी में एक फरमान पारित हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से कि तमाम सरकारी जगहों पर इसको गाया जाएगा, इसके सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा, तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसकी अनिवार्यता को लेकर, ये ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये भी हम ये भी करेंगे, लेकिन हम गाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे। ये जो वंदे मातरम के ताल्लुक से कानून बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जब्र किया जा रहा है कि इसका पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, तो ये गैर आइनी है यानी गैर कानूनी है। यहाँ पर हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को अपने मज़हब पर कायम रहने की और अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, उसके भी ये ख़िलाफ़ है। और इससे लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा होगा और इसको मज़हब में जो चीज़ हमारे मज़हब में मना है उसको करने पर मजबूर किया जा रहा है, ये पैगाम जाएगा। और सिर्फ एक खुदा को मुसलमान ही नहीं मानते, बल्कि मुसलमानों के अलावा ईसाई भी एक खुदा को मानते हैं, सिख भी एक खुदा को मानते हैं, इस तरीके से और भी मज़हब के लोग हैं कि जो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। तो ज़मीन की परस्तिश जो है वो इस्लाम में सिवाय खुदा के किसी और की पूजा, परस्तिश, इबादत नहीं की जा सकता। लेकिन इतने दिनों के बाद इस मुद्दे को क्यों लेकर आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये वो हुकूमत जो है वो उलझाए रखना चाहती है कि लोग इसी मसले में उलझे रहें और जो जो इनके खिलाफ चीज़ें बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर आ रही हैं उस पर पर्दा डालने के लिए और मुल्क की तरक्की किस तरीके से हो, उन तमाम चीज़ों पर ये फेल हो गए हैं। इसलिए सिर्फ इसी मुद्दे को वो जिंदा रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर तालीम कम है, इसलिए लोग इसी की तरफ लगे हुए हैं और बस यही हुकूमत का मंशा और मकसद है। रज़ा एकेडमी की तरफ से क्या प्रोटेस्ट किया जाएगा? कुछ सेना की क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान और 6 P-8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को भारत की वायु और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल TP त्यागी ने कहा कि ये फैसला सेना की ऑपरेशनल क्षमता को कई गुना मजबूत करेगा और उन्होंने ये भी कहा कि राफेल जैसी अत्याधुनिक फाइटर जेट से वायुसेना को बढ़त मिलेगी और वहीं P-8I विमान हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा। के लिए दी है वो यकीनन मिलिट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। सबसे पहले मैं एयरफोर्स की बात करता हूं तो एयरफोर्स में उन्होंने 114 राफेल और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट मिसाइल और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट की बात की है। अब इसमें 114 राफेल सबसे बड़ी डील है। ये जो राफेल है, इन राफेल के अंदर खासियत ये है, पहली बात तो ये कि उनके अंदर एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सारे वेपन्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, सारी चीजें शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 100 राफेल जो हैं वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट करीब 30% से 60% होगा। यानी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान इस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएगा और इतने राफेल आने से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 7-8 स्क्वाड्रंस की कमी मानी जा रही थी टू फ्रंट वार के लिए, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो कॉम्बैट मिसाइल इसके साथ आ रही है, उसकी खासियत ये है कि उसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी सीमा में रह के ही वो दुश्मन के डीप टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। अब दूसरा, अगर आर्मी के ऊपर आए तो आर्मी में उन्होंने थोड़ी सी एंटी टैंक माइंस के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है। उन्होंने T-72 टैंक्स के लिए भी दी है। अब ये जो T-72 टैंक्स है ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन अब जो T-72 टैंक्स हम खरीद रहे हैं वो मॉडिफाइड है। उसमें जो हॉर्स पावर है वो 1000 हॉर्स पावर है और उसकी वेट टू स्पीड रेशो बहुत बेहतरीन है, यानी कि कम वजन का और ज्यादा गति से चलने वाला।
ऐसे ही अगर नेवी में आए तो नेवी में उन्होंने P-8I जो रिकॉनाइसेंस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस इस सब की कैपेबिलिटी है और अटैक कैपेबिलिटी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 मेगावाट की गैस टरबाइन के लिए भी एक्सेप्टेंस दी है। इसके आने के बाद फिर हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम खरीदने के लिए स्वीकृति दी है। इन सिस्टम्स के आने से हम कोस्टल सर्विलेंस बेहतरीन कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि इंडिया पे 26/11 की तरह से, मुंबई की तरह से दोबारा पानी के द्वारा अटैक किया जाएगा। लेकिन कोस्ट गार्ड को अब सर्विलेंस के हिसाब से पूरी तरह सशक्त कर दिया गया है। मिलिट्री को दिए जाने वाले इन सामानों से मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव ने बुनकर समाज के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनकर समाज लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है और सरकार की नीतियों का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र यादव ने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई, कच्चे माल की कीमतों और बाजार की कमी के कारण बुनकरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गंभीर विषय पर, बहुत जरूरी विषय पर नियम 56 में बुनकर का विषय लगा है। अध्यक्ष जी, किसान के बाद बुनकर समाज आता है। अध्यक्ष जी, किसान के बाद बुनकर समाज का नंबर आता है। अध्यक्ष जी, जो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करता है बुनकर। लेकिन आज बुनकर की हालात ऐसी हो गई अध्यक्ष जी, 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बुनकर जूझ रहा था, नई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उस वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव ने फ्लैट रेट कर बुनकर को नई जीवन, नई जिंदगी देने का काम समाजवादी पार्टी ने बुनकर को किया था। तो 65 रुपए फ्लैट रेट और 130 रुपए फ्लैट रेट ये समाजवादी पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन अध्यक्ष जी, 2019 में मायावती जी की सरकार में भी जारी रहा, अखिलेश जी की सरकार में भी जारी रहा, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी 2019 के अंदर एक झटके में अध्यक्ष जी बुनकर का गला घोटने का काम किया और फ्लैट रेट समाप्त करने का काम कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बाहर से विदेशों से तमाम उद्योग ला रहे हैं, लेकिन जो घर में उद्योग है उसको तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इसके कारी के नजर से देखना चाहिए, उसके हुनर के नजर से देखना चाहिए। इस सरकार ने भेदभाव और जातिवाद और धर्मवाद के नजरिए से देखकर इसको फ्लैट रेट खत्म करने का काम किया, क्योंकि ये किसानों के भांति था ये जियो गवर्नमेंट का, और किसानों को तो इस बजट में बहुत सारा दे दिया, लेकिन बुनकर समाज को फ्लैट रेट की कोई घोषणा नहीं करी इसने। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि खास तौर से बुनकर को सामने रखते हुए, हमने तो गांधी जी को भी बुनकर कपड़े पहनाए हैं, जो कपड़ा बनता है गांधी जी को भी बुनकर समाज ने कपड़ा बनाने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, ये बुनकर समाज वो समाज है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो बुनकर समाज उस कपड़े को तैयार करता है और बच्चे को देने का काम करता है, और जब आदमी मरता है उसके बाद में भी उसे कपड़े की जरूरत पड़ती है तो वो भी बुनकर तैयार करता है। आज उस प्रदेश में क्या हालत बुनकर ही कर दी है, सुबह से निकलता है, उसके बीवी बच्चे तमाम लोग जूझते रहते हैं, लेके सर से बाल तक पसीने आते हैं और अंगूठे तक उसके पसीनों में तर हो जाता हो। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, अगर किसान इतनी मेहनत करता है उतनी मेहनत बुनकर समाज करता है। लेकिन फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉच।